गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। चुनावों में पैसे वालों का शोर है। कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं वो प्रत्याशी कमजोर है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम आपका स्वागत करते हैं सत्य के विजय के इस खास कार्यक्रम जीतेगा गुजरात में। गुजरात की नब्ज समझने के लिए हम लगातार चल रहे हैं। हर दिन आपको एक ताज़ा खबर सुना रहे हैं और आज दिन भर हमारी टीम रही थी देवभूमि द्वारिका में। बात पैसे की हो या ताकत की, लेकिन कहा जाता है कि जब मसला चिरागों का हो तो फैसला सिर्फ हवाएं करती हैं। देवभूमि द्वारिका अरब सागर के किनारे पर हम लोग खड़े हुए हैं। आपको समुंदर के लहरों का शोर सुनाई दे रहा होगा। द्वारिका को गुजरात की पहली राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने यहीं से अपना राज चलाया था। ऐसे में जब यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो सबकी नजर इस पर टिकी है। यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। भारत माता की जय। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल से सत्ता में शासन कर रही है। लेकिन पार्टियां शासन करती है लंबे समय तक, ये तो चलता है। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें एक विधायक 32 साल से लगातार विधायक बने हुए हैं, लगातार जनता उनको चुन रही है, पसंद कर रही है। गुजरात में द्वारका जो सीट है वहाँ पर पबूबा 32 साल से लगातार विधायक हैं। वो निर्दलीय विधायक भी रहे, कांग्रेस से विधायक भी रहे और भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सत्ता जारी है, ठीक उसी तरह यहाँ पिछले 32 साल से एक नाम ही जीत रहा है। चाहे वो निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से लड़े या फिर बीजेपी के टिकट पर उतरे, नाम है पबूभा माणेक, जो कि लगातार 7 बार से विधायक हैं। पिछले 3 बार से उन्होंने बीजेपी से जीत दर्ज की है। 1990 से 1998 के चुनाव तक वो बतौर निर्दलीय जीते थे। 2002 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन 2007 के चुनाव से 3 चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीते भी। यानी दल बदले, झंडे बदले, लेकिन नाम नहीं बदला। लोगों को प्रेम है। हर समाज, हमारे में कोई भी समाज है वो हमको चाहती है, हमारे से प्रेम से बोलती है। और 1 महीना पहले हमको सब अपना उसमें जो गाड़ी होती है समाज की, जो वहाँ बुला के सम्मान करती है और हमको टीवी का अपना चुनावी में इलेक्शन लड़ने के लिए हमको आमंत्रित करती है। तो इस तरह हमको सब समाज का प्रेम मिलता है, उसके लिए ये 8वां दिन है। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ
आम आदमी पार्टी की एंट्री से राजनीतिक समीकरण को अलग तरह से देखा जा रहा है। इस बार द्वारिका विधानसभा से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस बार फिर प्रभुभा माणेक पर अपना भरोसा बनाए रखा, तो वहीं कांग्रेस ने मुलु भाई रनमल भाई कंडोरिया को यहां से टिकट दिया है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए आपने यहां से लक्ष्मण भाई बोगा भाई नाकोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। द्वारिका विधानसभा सीट पर भले ही माणेक का दबदबा है, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। द्वारिका क्षेत्र में कुल मतदाता 2,61,861 हैं, जिनमें से 1,36,604 पुरुष और 1,25,252 महिलाएं हैं। साल 2017 के चुनाव में माणेक को 73,471 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आहेर मेरामल को 67,692 वोट मिले थे। द्वारिका सीट पर माणेक जीते जरूर, लेकिन महज 5,000 के वोटों के अंतर से। यानी इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। द्वारिका की जनता का मानना है कि यहाँ का चुनाव वही जीतता है जिस पर द्वारिकाधीश की कृपा हो। अब ऐसे में 8 दिसंबर को ही पता चलेगा जब इसके नतीजे आएंगे। देखना होगा कि इस बार द्वारिकाधीश ने अपनी कृपा किस पर बरसाई है। द्वारका में किसकी जीत होगी और सौराष्ट्र किस तरह का रंग दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल जाला साहब, जो हमारे गुजरात के रेजिडेंट एडिटर भी हैं और गुजरात की एक एक सीट का हिसाब बारीकी से समझते हैं, और 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु भायानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवभूमि द्वारिका से, और राजकोट से जगदीश मेहता जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेहुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, क्या देवभूमि द्वारिका में जो द्वारिका की सीट है वो इस बार कोई नया नतीजा दे सकती है? 7 बार के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं पबू भाई, उनके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है? देखिए, पबूभा की कोई पबूभा विरंभा माणेक पूरा नाम है। 8वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार फिर से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो प्रत्याशी के बतौर मैदान में उतरे। उनके सामने है मुलु भाई कंडोरिया, आहिर कम्युनिटी से। आहिर कम्युनिटी का बड़ा प्रधान है, बड़े पैमाने पर यहाँ एक ताकतवर कम्युनिटी मानी जाती है। जिस तरह से देखा जाए, पबूभा के पास राजनीतिक कोई राजनीतिक वारिस के तौर पर इस सीट से पहली बार जब निर्दलीय चुनाव लड़े वो नहीं लड़े थे। चूँकि इनके पिताजी की बड़ी शाख थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो उनकी पिताजी की प्रतिष्ठा को आगे ले जाने के लिए समाज के ही लोगों ने आगे किया और उनके पिताजी को कहा कि आपके बेटे को चुनाव लड़वाइए। इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में उसके कदम पड़े। उसके बाद ये कांग्रेस से भी गए और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े, पर उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। करोड़ों की संपदा है, लोगों के साथ कनेक्ट है, कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखते हैं कि कोई और फ़ोन उठाए और फिर बताए कि मेरा ये काम है, ये करवा दीजिए। पबूभा सीधा पब्लिकली डायरेक्ट कनेक्टेड है। शायद यही वजह है कि बार बार लगातार जब पबूभा का नाम द्वारिका विधानसभा क्षेत्र से आता है तो पबूभा की जीत तकरीबन सुनिश्चित मानी जाती है। एक सबसे बड़ा ये मुद्दा देखने को मिला कि अब तक उनके खिलाफ जो कांग्रेस से प्रत्याशी रहते वो भी सारे एक एक करके आज पबूभा विरंभा माणेक के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जुड़े हुए हैं। जी हिमांशु जी, आप द्वारिका को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपकी भी जन्मस्थली है। देवभूमि द्वारिका में क्या पबूभा राजनीतिक दलों की मजबूरी है? क्योंकि वो 3 बार निर्दलीय रहे, 1 बार कांग्रेस से लड़े, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से। तो अब पॉलिटिकल पार्टी को जीत मजबूत रखने के लिए, जीत पक्की रखने के लिए पबूभा की जरूरत होती है। हिमांशु जी अनम्यूट कर लें अपने को।
महाराष्ट्र से है बेसिकली। उनका एक स्लोगन है, उसकी वजह से वो मतलब लोगों में बहुत ही फेमस है, धरातल से जुड़े हुए नेता है। हालांकि उसकी अगर आप हार जीत देखेंगे तो 7-8 हजार वोटों से उनकी हार जीत होती है। इस बार बहुत टफ चैलेंज और टफ फाइट है, क्योंकि कांग्रेस जो कि गुरुभाई कंडोरिया जो कि आहिर कम्युनिटी से, आहिर कम्युनिटी के वोट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आहिर कम्युनिटी, वाघेर कम्युनिटी, लोहाड़ा कम्युनिटी, ब्राह्मण, ये सब वोट ज्यादा है। पर इसमें क्या हुआ है इस बार कि आम आदमी पार्टी ने भी मतलब अपना एक वो कर लिया, और सतवारा कम्युनिटी जो कि हमेशा पबुआ के साथ रही है, वो शायद डिवाइड हो चुकी है, ऐसी बात है। दूसरा एक क्या सुनने को मिला है कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट इंटरफियरेंस कहीं ना कहीं हुआ है देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट और जामनगर में, तो आहिरों को ऐसा लग रहा है कि हमको बांट के राजनीति की जा रही है। तो इसकी वजह से आहिर अभी अपना एक मतलब जो जिसको बोले कि उसका मन में क्या चल रहा है वो बताना नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से आहिर वोट और सतवारा वोट ये डिसिसिव फैक्टर रहेंगे इस बार पबुआ के लिए। और जैसे मैंने कहा 7,500-8 हजार वोट से अगर हार जीत होती है, अगर उसमें आधा 3, 3.5 या 4 हजार वोट इस तरफ उस तरफ हो गए, तो मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि चित्र बहुत ही जिसको बोल रहे एकदम कंपटीशन टफ रहेगी। और मेरे ख्याल से बहुत कम मार्जिन से हार गुजरात द्वारका में होगी। और द्वारका में जहां पे भी आप जाएंगे, पिछले 2 दिनों से मैं द्वारका में हूँ, द्वारका में जहां पे भी जाएंगे यही चर्चा हो रही है। जी जगदीश मेहता जी, बात हो रही है जैसे हिमांशु जी ने कहा कि वोट का जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ तो मुश्किल होगा, क्योंकि 5,000 वोटों से पिछली बार वो जीते थे। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई और ट्रायंगल इलेक्शन हो गया। क्या आम आदमी पार्टी ऐसी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है जहां पर मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं हो? विजय जी, ये संभव है। संभव इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम के जो दावेदार हैं, चेहरा जिसको बनाया गया है, वो ईशुदान गढ़वी भी द्वारिका के बिल्कुल नजदीक आए हुई खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका जो इफेक्ट होता है, क्योंकि वो सीएम के दावेदार और उम्मीदवार हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का जो इफेक्ट है कि उन्होंने जो एजेंडा जाहिर किया है कि हम लोग आपको 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए के आसपास देंगे, हर महिला को 1,000 रुपया हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी को लोगों को भी भत्ता देंगे। ये जो बातें हैं, ये यहाँ जहां से मैं अभी बोल रहा हूँ, वो राजकोट और सौराष्ट्र में वो गई काल है, यानी वो बीत चुके हैं। अभी इतना यहाँ इफेक्ट नहीं है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन द्वारिका में वो हो सकती है इफेक्ट, क्योंकि उनके बिल्कुल बगल में ही खंभालिया से ही ये लड़ रहे हैं ईशुदान गढ़वी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि पबुभा मानेक जो है, जैसे कि मेहुल भाई ने बताया, उनको कोई बैनर यानी कांग्रेस, अपक्ष, भाजपा या स्वयं कोई बैनर की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने बताया कि यहाँ वही लोग जीतेंगे जिनके पर द्वारिकाधीश की कृपा है, तो आपको बता दूं, इनके पर यानी पबुभा के ऊपर द्वारिकाधीश की भयंकर यानी बहुत ही कृपा है। वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो मालिक तो है ही, पैसा भी तो है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना दान यानी पैसा जो है उनके पास, वो बांटते हैं गरीबों में या धार्मिक संस्थानों में। और जहां कहीं भी जरूरत ही, वो खुद ही एक संस्था है, खुद ही एक पक्ष है, ऐसा माना जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल अभी कुछ ही दिनों के पहले यहाँ जगदीश जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। उनके पिताजी को भी भामाशाह कहा जाता था और वो सामाजिक कार्यों में, गौशाला में बड़ा काम कर रहे हैं। दान का भी काम बड़ा होता है। अरबपति उम्मीदवार हैं वो, जो 5 बड़े अरबपति उम्मीदवार हैं गुजरात के चुनाव में, उसमें से एक नाम पबुभा मानेक का भी है। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आपको एक ऐसे एमएलए से मुलाकात कराऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी का राज भले ही गुजरात में 27 साल से हो, लेकिन उनका राज 32 साल से देवभूमि द्वारिका में चल रहा है। तो वो नाम है पबुभा मानेक का। मैंने बात की पबुभा मानेक से, लेकिन उसमें खास बात आपको समझनी पड़ेगी कि 32 साल कोई एमएलए कैसे लगातार रहता है, और कैसे, जो कहा जाता है कि मनभेद भले ही रहे, मतभेद नहीं हो, लेकिन अपने दुश्मनों यानी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो वो उनके साथ आ जाए, ये करिश्मा शायद पबुभा मानेक को लगातार चुनाव जिताता होगा। मिलते हैं पबुभा मानेक से। द्वारका विधानसभा
और पबुभा माड़ोक आज के दौर में एक दूसरे के पर्याय कहे जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार 7 बार एक सीट से जीत दर्ज करना, वो भी अलग अलग झंडे के तले, ये छोटी बात नहीं है। पबुभा माड़ेक का सिक्का इतना चलता है कि उनके खिलाफ कभी चुनाव लड़ने वाले आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। वो टाइम पे तो जैसे यहाँ आज भाजपा का जो जमाना है ना, भाजपा चलता है, वो टाइम पे कांग्रेस का ऐसे चलता था। फिर भी हम हार गए इसके सामने, क्योंकि इसका भामाशाह का नाम ही इतना है, बड़ा नाम है। तो अब ठीक लग रहा है आपको उनके साथ चलकर? अभी हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं कांग्रेस में था तो मेरे को लगता है कि अगोचर में गिर गया हूँ अंदर, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, वो फील अच्छा नहीं हो रहा था। अभी हम सब मुक्त है। सिर्फ देवसी लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि कई और नाम ऐसे हैं जो कभी उनके खिलाफ ताल ठोक रहे थे, आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। वह साथ राजीव गांधी चला गया, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, पर प्रणब मुखर्जी था, उनको राष्ट्रपति लोगों ने बना दिया, तो कांग्रेस पास की है नहीं, तो खाली पीली उसके लिए विकास रोकने के लिए हमारा इलाके का क्या रहने का मतलब नहीं था। अब तो राहुल गांधी जी है ना? राहुल गांधी जी तो छोटा है ना, वो तो बट्टे के में सोना पैदा करता है। टाइम हम हमारा समाज का डीएल परमार इलेक्शन लड़ रहा था, वो कांग्रेस में था, पबुभा अपक्ष में था, लेकिन हमारा ये डीएल परमार हार गया, पबुभा इलेक्शन में जीत गया। उसके बाद हमको मिलके पबुभा ने बोल दिया कि आपका मैं समाज का हूँ, आपको जो भी आपको काम पड़ेगा वो हम करेंगे, आपका समाज को बोल दो ये डीएल परमार है कि पबुभा है, वही एक ही है। कोई भी आपको गांव का विकास का काम, कोई पर प्रश्न है तो हमारे पास लेके आना, हम कर देंगे। उसी टाइम से हम उसके साथ चल रहे थे। इन सब पर पबुभा माड़ोक अपने अंदाज में जवाब देते हैं कि आज जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, कल शायद वो भी उनके साथ हों। हमारी विशेषता आपको करनी है तो करो। हाँ। जितने लोग अभी तक हमारे सामने इलेक्शन लड़ाए, वो सब हमारे साथ है, सब आप पूरा। ये भी इसके सामने एमएलए लड़े, ये एमएलए है, लड़ा ये दूसरा एमएलए, 2-4 तो अभी है। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि ऐसा कौन सा काढ़ा पिलाते हो आप? हाँ, वही बात है, प्यार का काढ़ा पिलाते हैं। जो आपके खिलाफ लड़ता है वो भी आपके साथ हो जाता है। देखो अभी नेक्स्ट टाइम में वो मेरा भाई गोरिया था, वो भी आ गया, और घूमते सब आराम से मजे लेते हैं। पबुभा माड़ेक सियासी रसूखदार तो हैं ही, साथ ही विपक्षियों को साथ लेने की कला में भी वो माहिर हैं। शायद यही कला उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्यार का काढ़ा पिला के पबुभा सबको अपने साथ कर लेते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला की खासियत यह है कि जब सब लोग किसी और तरफ देख रहे होते हैं, उनकी नज़र खबर पर होती है। द्वारिका में, देवभूमि द्वारिका में सब लोग जब द्वारकाधीश के दर्शन की तरफ जा रहे थे और उनका मकसद सिर्फ द्वारकाधीश का मंदिर था, तब उनकी नज़र थी खबर पर। सुदामा सेतु, कहा जाता है कि सुदामा उसी रास्ते से मिलने कृष्ण से आए थे, और वो सुदामा सेतु का खबर का कनेक्शन ये है कि जब मोरबी में झूलता पुल का हादसा हुआ, उसके बाद इस सुदामा सेतु को, वो भी एक सस्पेंशन ब्रिज है, बंद कर दिया गया। देखिए मेहुल झाला की रिपोर्ट। हैंगिंग ब्रिज है जहां पर लोगों की आवाजाही भारी तादाद में रहती थी, क्योंकि ये द्वारिका देवभूमि जो है प्रसिद्ध तीर्थधाम है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे। अब जो है मोरबी की दुर्घटना के बाद इस हैंगिंग ब्रिज को अगले 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जितने इस तरह के ब्रिज हैं जो मरम्मत मांग रहे हों या इस प्रकार के हैंगिंग ब्रिज हो, उनका फिर से मुआयना किया जाए और कोई भी ब्रिज खतरे से खाली न हो, इसका ख्याल किया जाए। शायद यही वजह है कि मोरबी के इस सेतु को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात में चुनाव है और ऐसे में इन दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि मोरबी की दुर्घटना के बाद प्रशासन भी लापरवाही सामने ना आ जाए और किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। शायद यही वजह है कि इस ब्रिज को भी, सुदामा सेतु को भी बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, न्यूज़ इंडिया, देवभूमि द्वारिका।
जगदीश मेहता जी, मोरबी के पुल के बाद सस्पेंशन ब्रिज पर लोगों को यानी सरकार को ही खुद पर भरोसा नहीं रहा है शायद, और इसीलिए सुदामा सेतु को बंद कर दिया गया। क्या ये रास्ता है सब चीज़ों को ठीक करने का? बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे गुजराती में कहते हैं कि सावधानी जो होती है वो बेटर देन क्वीन, जैसे कहते हैं कि रोग अगर आ जाए तो सारवार करो, इससे बेटर है कि आप सावधान रहो। तो फिलहाल क्या है, ये सब जो इश्यूज होते हैं वो केवल एक्सीडेंट की तौर से नहीं देखे जाते, वो संवेदनशील मुद्दा बन जाता है और पूरी हार और जीत में भी पलट सकते हैं। इसीलिए सरकार ने यह सोचा कि ठीक, खैर हमें वहां से जो है मोरबी की घटना है उसमें से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, और वो सीख ये है कि ये सुदामापुरी का पुल भी जो है वो 2-3 महीने के लिए वो बंद कर दिया जाए, ताकि कोई हादसा न करे द्वारकाधीश, और अगर कोई हादसा हो भी जाए तो उसका और परिणाम बुरा हो सकता है पॉलिटिकली पर भी। इसीलिए ये उन्होंने किया, और रास्ता तो ठीक वैसे नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी चाहिए, उसमें भी कोई गलत नहीं है। जी हिमांशु जी, कहा जाता है कि गुजरात में भी चुनाव जो है यूपी और बिहार की तरह से जाति के आधार पर ज़्यादा होता है। अहीर सतवार, अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो जाति के आधार पर मजबूत दिखाई देते हैं द्वारका में? जी, जैसे मैंने कहा कि आहिर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट चल रहा है कि जिस तरह उनको लड़ाया गया है, कॉर्पोरेट कंपनी का नाम आता है, कॉर्पोरेट कंपनी का जो एक रसूखदार इंसान है उसका नाम आ रहा है। हालांकि उसके ऊपर जामनगर से कोई एक अखबार है ग्रेविटी न्यूज करके, उन्होंने खबर भी की है कि इस बार आहिर समाज एक होके लड़े और एक तरीके से चले। दूसरी जो मैंने बात कही सतवारा समाज की, जैसे कल मैंने आपके शो पे जो एग्जाम्पल दिया था, जो एग्जाम्पल नहीं बल्कि जो बात की थी मैंने, जिस तरीके से मैं बाजारों में घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, तो ये खबर आई थी परसों की 150 लीटर छाछ बनाने का जो जिसको दही का घोड़वा बोलते हैं वो गया था पबूभा के तरफ से सतवारा समाज के लिए कुछ मीटिंग थी, और उसमें से 110 लीटर वापस आया, यानी कि 150 लीटर गुड़वा में से 1500 लोगों के लिए छाछ बनती है तो 400 लोग ही आए। कल 1000 लीटर गुड़वा आम आदमी पार्टी की सतवारा समाज की सभा में गया था, और कुछ 7,500 से 10,000 लोग वहां पे आए थे, ऐसी बात आ रही। और सतवारा समाज ने परसों मतलब खंबाड़िया में जो उनके जो सतवारा समाज के हेड थे भाजपा में, उन्होंने रेजिग्नेशन देके बोला कि हम भाजपा के साथ, भाजपा को हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो ये सब समीकरण आपको समझने पड़ेंगे सतवारा समाज के, आहिर कम्युनिटी के और लोहाना कम्युनिटी के, वो किस तरफ जाती है। ब्राह्मण्स तो डेफिनेटली वो मतलब पबूभा के ही वोटर थे, ब्राह्मण और वाघेर कम्युनिटी तो कंफर्म पबूभा के वोटर है, बाकी क्या कुछ इतर समाज भी है वो भी है, लेकिन डिसिसिव वोट्स आहिरों के रहेंगे, लोहाना के रहेंगे और सतवारा कम्युनिटी के रहेंगे मेरे ख्याल से। जी, सतवारा कम्युनिटी किस तरह से वोट करती है और अहीर कम्युनिटी कैसे वोट करती है, और क्या वोट एक मुश्त में होंगे, ये सब द्वारका के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। द्वारका को माना जाता है भगवान कृष्ण की नगरी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, और इसीलिए यहाँ जो मंदिर है उसे कृष्ण को वहाँ पर द्वारकाधीश कहा जाता है, यानी द्वारिका का राजा। हजारों साल पहले ये मंदिर का निर्माण हुआ, और माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने यानी ग्रेट ग्रैंडसन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वो वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद मुगलों के आक्रमण में उसका विध्वंस हुआ, और फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। आज हजार लोग देश और दुनिया से द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं। आप भी देखिए द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन कीजिए। गुजरात में चुनावी बिसात बिछी हो और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा कहां मुमकिन है, क्योंकि श्री कृष्ण और गुजरात का साथ हमेशा से रहा है। जब जरासंध के लगातार हमलों से माधव तंग आ गए तो वो ब्रजवासियों संग गुजरात के दक्षिण पश्चिमी तट पर आ गए, जहां उन्होंने रातों रात एक नगर की स्थापना की जिसे द्वारका नाम दिया गया। आज यही द्वारका अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। नमस्कार, हम हैं देवभूमि द्वारका में।
माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। अरब सागर के किनारे और गोमती नदी पर बसा ये शहर भगवान कृष्ण की राजधानी भी माना जाता है और इसे यूँ तो गुजरात की पहली राजधानी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसकी बड़ी धार्मिक मान्यता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जब 4 पीठों की स्थापना की, उसमें से एक पीठ है द्वारकाधीश, इसलिए भी इसकी महत्वपूर्ण मान्यता मानी जाती है। और इसके साथ साथ हिंदू धर्म में जिन 7 पुरियों यानी 7 धार्मिक शहरों की बात की गई है, उसमें से है एक द्वारका। द्वारका शहर का इतिहास है सदियों पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारिका साम्राज्य के रूप में मिलता है। गोमती नदी के तट पर स्थित इसी शहर से भगवान कृष्ण ने महाभारत की पूरी पटकथा को रचा। आज द्वारिका एक आधुनिक शहर है, लेकिन इसके भीतर बड़े बड़े मंदिर हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने करवाया था। गोमती नदी के किनारे बसा ये मंदिर 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। मंदिर में 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार और दूसरे को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर 5 मंजिला है। मंदिर का स्तंभ 78.3 मीटर ऊंची है। 72 स्तंभों पर टिकी 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की प्राचीन द्वारिका तो पानी में समा गई थी, लेकिन समुद्र से प्राप्त थोड़ी सी भूमि पर इस मंदिर को बनाया गया। मंदिर के भीतर अन्य मंदिर हैं जो सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी और कई अन्य को समर्पित हैं। द्वारिकाधीश मंदिर की अहमियत को इस तरह भी समझा जा सकता है कि हर रोज हजारों लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए तो मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं प्रॉपरली भावनगर से हूँ, शादी करके 45 साल से यहाँ पे आई हूँ। तो इस दरमियान मैंने जितना पहले नहीं था उतना मोदी आने के बाद जितना चेंज देखा ना, वो पहले नहीं देखा था। अभी तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं सब कुछ मुफ्त देंगे, बिजली देंगे, पानी नहीं चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए। मुफ्त का वो सरकार का पैसा ही वो लोग यूज करते हैं। भाई वो तो बीजेपी है, तो देखने की बात है ना। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जो मुफ्त में ला रहे हैं उसका कोई फायदा? वो तो पता नहीं, किसी के लिए हम बोल नहीं रहे, लेकिन जब मोदी जी है तो किसी का कोई चांस नहीं है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि बीजेपी की बनेगी। ऐसा जब वो मैंने यहाँ देखा वातावरण सब, उससे लग रहा है कि बीजेपी की बनने वाली है। खास महबूबा की खासियत ये है कि उसका कोई पीए नहीं है। छोटा बच्चा भी उसको मिलना है तो मिलने जा सकता है। और ऐसा जो लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि महबूबा का इधर है ना इतना शांति है, सलामती है, और छोटा बच्चा कोई भी किसी को भी आप पूछोगे तो महबूबा को मिलना है तो सीधा उसको डायरेक्ट मिलने जा सकते। नरेंद्र मोदी हमारे, नरेंद्र मोदी आएंगे, कंफर्म। जन्माष्टमी और होली पर तो यहाँ का नजारा अलग ही होता है, लेकिन जब भी चुनावी मंच सजता है तो पीएम से लेकर सीएम तक और विपक्षी नेताओं तक सभी यहाँ हाजिरी लगाते हैं और द्वारिकाधीश की शरण में आकर प्रार्थना करते हैं। हमने कांग्रेस के उम्मीदवार मुल्लू भाई कंडोरिया से भी बात की, सुन लेते हैं उनकी बातचीत को भी। हम इस वक्त हैं देवभूमि द्वारका में। द्वारका में एक लड़ाई टक्कर की है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो पिछले 32 साल से लगातार विधायक हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के ताकतवर उम्मीदवार
कुंडारिया साहब हैं। कुंडारिया साहब, आपका स्वागत है। इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? 32 साल से लगातार पबूबा यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरात में ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस के सामने सीधी फाइट होती थी, लेकिन ये बार थोड़ा राजकीय परिस्थिति के अनुसार 3 मोर्चे पर लड़ाई है। अभी सब कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी, बीजेपी भी लड़ रही है। आप वाला जो उम्मीदवार वो भी सारी उसके नेटवर्क और उसकी समाज की ओर से वो भी लड़ रहे हैं। तो भी कह नहीं सकते कि ये तीनों में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ट्रायंगल होने से कांग्रेस को फायदा होगा? हाँ, वो तो जो इलेक्शन होता है सौराष्ट्र में खास करके, वो ज्ञाति बेच के कारण होता है। तो एक ज्ञाति बेच का जो आप गणित देख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो ये सही है कि ये जो थर्ड स्टेज पे मतलब 3 मोर्चे पे जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें कांग्रेस को फायदा है। 32 साल से पबूबा यहाँ पर मौजूद हैं। आप द्वारका के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं यहाँ पर? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, एजुकेशन को लेकर लोग राजकोट जाते हैं। तो 32 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है? ये हमारा जो इलाका है 2 तहसील का बना हुआ, कल्याणपुर और द्वारका, और ये भारत का पश्चिम काठा है जहाँ दरिया है, खनिज संपत्ति में हमारे यहाँ बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, बहुत से हमारी ये कुदरत ने दी हुई हमारी संपत्ति है। लेकिन ये बहुत टाइम है, हमारी जो राजकीय जागृति न होने कारण ये पूरा जो इलाका है उसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुई है। वो सही बात है। आने वाले दिवसों में हम ये विकास की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये थे मुल्लू भाई कंडोरिया, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं द्वारका से। अब द्वारका के डेवलपमेंट पर बात करते हैं। द्वारकाधीश के मंदिर की एक और खास बात बताता हूँ कि इसके शिखर पे जो ध्वज है वो दिन में 5 बार बदला जाता है। ये अकेला मंदिर है देश में जहाँ पर 5 बार ध्वज को बदला जाता है। और ध्वज के लिए अलग अलग जो तीर्थ के श्रद्धालु है जो आते हैं वो अपनी बुकिंग कराते हैं, उनको इसका मौका मिलता है कि उनका जो ध्वज है वो वहाँ पर चढ़ाया जाए। और स्थिति ये है कि कई साल की बुकिंग है, यानी आप अपनी तरफ से ध्वज चढ़ाना चाहता है तो आपको बरसों इंतजार करना पड़ेगा। द्वारका जो है एक बड़ी पर्यटन नगरी भी है धार्मिक स्थल के अलावा। मेहुल, जिस तरह की पर्यटन नगरी है वहाँ पर हजारों हजार लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि केवल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इनका डेवलपमेंट जरूर हुआ है। बड़ी बड़ी शानदार आलीशान होटल्स भी हैं। बाहरी राज्यों के जो होटल्स एसोसिएशंस होते हैं उनकी निगाह पर द्वारिका पर है। तो ये समझा जाए कि द्वारिका शहर से पहले 10 किलोमीटर से ये होटल्स और रिसोर्ट शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि जन्माष्टमी के मौके पर 15 दिन या महीने भर पहले से होटलों की बुकिंग हो जाती है, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु जो है द्वारिका में आते हैं भगवान की एक झलक पाने के लिए। यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, जो भक्ति का जो सामान है, भगवान को जो चढ़ाए जाने वाले वस्त्र है, आभूषण है, उनके साथ प्रसाद है, और बाकी टूरिस्ट को आकर्षित करने वाली कई सारी चीज़ें। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि वहाँ बेसिक जो एक बड़ा जनरल अस्पताल होना चाहिए, सार्वजनिक अस्पताल होना चाहिए, वैसी शायद कोई सुविधा नहीं है। तो मुल्लू भाई जिस तरह की बात कर रहे थे उसमें उसके दावों में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि व्यक्ति जब क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए या उनकी बीमारी जैसे बढ़ जाती है तो उनको राजकोट तक या जामनगर तक ले जाना पड़ता है। इस स्थिति में लगता है कि द्वारिका शहर जो एक सीमित शहर रह गया है, जहाँ शायद जो छठी इंद्रिय या जो चौथी या तीसरी आंख जो कहा जाता है उस प्रकार का विज़न देखकर बाकी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बगल में मीठापुर है, टाटा केमिकल्स वहाँ पर है, इस तरफ जामनगर रिलायंस इंडस्ट्री है, कई सारी नामी गिरामी कंपनी है, पर उस तरह की शायद एजुकेशन सिस्टम द्वारिका में लगती नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई करनी हो, तकनीकी शिक्षण पाना हो तो आपको बिल्कुल द्वारिका से बाहर नज़र गड़ानी पड़ेगी, राजकोट जाना पड़ेगा। हिमांशु जी, आप भी द्वारिका से जुड़े हुए हैं, आपका जन्म जो है जन्मस्थली कहते हैं, आपका कर्मस्थली भी काफ़ी समय तक द्वारिका रही है। एक चीज़ समझाइए, आप इतनी पॉलिटिकल समझ रखते हैं कि जब यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बेसिक ज़रूरतें जैसे मेहुल बता रहे हैं कि बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, अगर आगे की पढ़ाई करनी हो, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स आते नहीं हैं, पर एक और बड़ा मुद्दा मैंने देखा बेट द्वारका में कि जहाँ पर
कुछ रिलीजियस प्लेसेस को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया। इन सब के बावजूद एक एमएलए लगातार चुनाव जीत रहा है, तो इन दोनों कंट्राडिक्शंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, द्वारका शहर जो है उसकी खासियत ये है कि पूरे विश्व में शायद मंदी का माहौल हो, लेकिन द्वारका में रोज का 50-60 लाख रुपया कैश में घूमता है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग हार्बर है रूपन बंदर करके, और मंदिर की जो आवक है वो कैश में आती है। तो जब 50-60 लाख रुपया आपका डेली घूमता हो मार्केट में, तो आपको मंदी दिखाई नहीं देती। दूसरा क्या होता है कि लोग सुविधा अगर लेनी है तो जामनगर चले जाएंगे, या खपाड़िया में जैसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे चले जाएंगे, 70 किलोमीटर से। दूसरा, टाटा केमिकल्स का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे भी टाटा केमिकल्स का बहुत अच्छा अस्पताल है, कूलिंग वगैरह की फैसिलिटीज टाटा केमिकल्स में ही है। मैं खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ मीठापुर में टाटा केमिकल्स में। तो स्कूलिंग उन दिनों से, मतलब 70 और 80 के दशक से इंग्लिश मीडियम स्कूल मीठापुर में थे, द्वारका में डेफिनेटली थे। द्वारका में बाद में द्वारका नगर पालिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, हालांकि एक आर्ट्स कॉलेज भी है, कॉमर्स कॉलेज भी है, संस्कृत की एकेडमी भी है, लेकिन जिस तरीके से एक एजुकेशन जो होना चाहिए द्वारका में है, तो द्वारका के बाहर अगर इंजीनियरिंग है या मेडिसिन है, ये सब करने के लिए आपको राजकोट या जामनगर इन सब जगहों पे जाना पड़ेगा। और जैसे एक बात हुई है गुजरात में, अगर किसी को प्राइवेट चाहिए सर्विसेज, चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो या एजुकेशन की दिशा में, तो लोग पैसा खर्च करते हैं। वही चीज द्वारका में, अगर किसी को ऐसी सेवाएं चाहिए तो वो चला जाता है। तो इन सब मुद्दों की वजह से, बाकी जिस तरीके से महबूबा धरातल से जुड़े हुए, जैसे मैंने कहा, जैसे आप गए गाँव में जामपर गांव, तो जामपर गांव जैसे द्वारका से बहुत दूर है, लेकिन गांव में जाके बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे जिसका इंटरव्यू में एक बंदे ने कहा कि उनके कोई पीए नहीं है, तो ये धरातल पे जिस तरीके से जुड़े, उसी वजह से ये 5000-7000 वोट के डिफरेंस से वो जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटीज के वोट डिसिसिव रहेंगे, और आहिर कम्युनिटी जो है वो कितना एक, मतलब उसके ऊपर पूरा दारोमदार है, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स अभी तक महबूबा के साथ रहे, खास करके जामरावल पट्टी, और जहां पे मतलब आहिर वोटर्स है वो आहिर वोटर्स अब किस दिशा पकड़ते हैं, कौन सी दिशा पकड़ते हैं, क्योंकि 5000 की लीड अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है तो 2500-3000 वोट ही आपको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा ये देखने लायक रहेगा मेरे। हिमांशु जी, एक और बात हो रही थी, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई एंट्री यहाँ पर हुई है, पॉलिटिकल एंट्री, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, पानी की और मुफ्त सुविधाओं की। लेकिन ज़्यादातर लोगों से गुजरात में मेरी बात हुई तो वो उससे प्रभावित नहीं दिखते, और वो समझते हैं कि मुफ्त में लेना ठीक नहीं है, और कुछ लोग समझते हैं कि मुफ्त की बात भले ही कर रहे हो, पैसा तो हमारी जेब से ही जा रहा है। तो ये जो मुफ्त का एजेंडा, यानी दिल्ली मॉडल जो है, वो क्या गुजरात में चल पाएगा? पहली बात, मेरे ख्याल से मुफ्त नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको देना है, मतलब पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और फ्री हेल्थ। तो ये मुफ्त नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो टैक्स भरते बंदे या जो भी है उससे आपको एक बेसिक्स क्रिएट करना है। 17 साल में कांग्रेस ने यही किया है, गांव-गांव पे स्कूल्स किए, गांव-गांव पे पीएचसी किए, जहां ऐसे तालुका लेवल, जैसे द्वारका जैसे तालुका लेवल का है, तो वहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जनरल हॉस्पिटल नहीं है। जनरल हॉस्पिटल आपकी खंबाड़िया में है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है देवभूमि द्वारका का, तो वहां पे है। तो ऐसी सब सुविधाएं हुई है, ऐसा नहीं कि हुई नहीं है सुविधा पिछले 17 सालों में। जो वर्ग बोल रहा है कि जिसको मुफ्त नहीं चाहिए, वही मैं बता रहा हूं, वो वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, समझ लीजिए डिस्पोजेबल इनकम है। पर आज आप देखिए कि द्वारका से आसपास के इलाकों में कितने लोगों के सुविधा चाहिए। फ्री बिजली आज किसको नहीं चाहिए? फ्री बिजली अगर मिलती है तो 1000-1500 का मतलब आपका बचत हो जाता है। फ्री एजुकेशन उस तरीके से मिलता है तो आप 10-15 हजार बचा लेते हैं। तो वो वोटर्स को हमको देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि भद्र लोग वोटर्स, पैसे वाले वोटर्स, वो तो यही बोलेंगे हमको फ्री नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए मतलब मान लीजिए कि घर में 2 बच्चे हैं और 2 लोग हैं, तो कमाने की जिस तरीके की संख्या है, बड़े बच्चे बड़े हो गए, वो भी कमा रहे हैं, तो उनके लिए समस्या नहीं है। पर जो दूर दराज के गांव में बैठे हैं या इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बीच जो गांव है वहां पे जो लोग बैठे हैं, उनको क्या सुविधा है? उनको मान लीजिए कि एलपीजी की गैस की बोतल भी मिली या सिलेंडर भी मिला है, तो रिफिल करने का पैसा या इतनी दिन दिहाड़ी उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम की बात है। आप जब ये फ्रीबीज तो नहीं बोलूंगा, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपका है सिटीजन का, वो जब आप देंगे तो थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम इनके हाथों में आएगी, तो इकोनॉमी भी अपने आप चलेगी। तो ये सब मुद्दे मेरे ख्याल से देखने पड़ेंगे। बाकी जो टैक्स पेइंग ऑडियंस है वो तो यही बोलेगी बिल्कुल कि हमको फ्री नहीं चाहिए, वो तो ऐसा ही बोलेगी, बिल्कुल ऐसा बोलेगी। ठीक है हिमांशु जी, एक और बात, जहां जाते हैं गुजरात में
गुजरात सरकार की, बीजेपी की सरकार की बात हो या ना हो, नरेंद्र मोदी की बात होती है। और आज भी सब लोग गुजरात में, यानी ज़्यादातर लोग समझते हैं नरेंद्र मोदी ही, प्रधानमंत्री ही उनके नेता हैं और उनकी वजह से ही वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, यानी उनकी ताकत है। 27 साल हो गए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और 8 साल हो गए प्रधानमंत्री को गुजरात से, गांधीनगर से दिल्ली गए हुए। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का नाम ही चलता है। उसके बाद क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में एक विक्टिमहुड कार्ड, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि वो खेल रहे हैं। कभी वो बात औकात की करते हैं, जिसके लिए औकात का मधुसूदन मिस्त्री ने जो बात कर दी थी कि उनकी औकात दिखा देंगे, या फिर कुछ और बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरे को 2-3 किलो गालियाँ देते हैं, मैं 2-3 किलो गाली खाता हूँ और फिर सेवा करता हूँ। तो ये जो विक्टिम कार्ड है, क्या आप इसको विक्टिम कार्ड समझते हैं और क्यों जरूरत है इसकी? नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी, मतलब जो बीजेपी की अगर बात करें तो उसमें एक अकेले बैट्समैन है जो जगह देखते हैं, फील्डर्स कहाँ पे वीक है वो देखते हैं और उस तरीके से वो जगह देख के चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार क्या हुआ है कि इस बार ना आप हिंदुत्व के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करेंगे तो लक्ष्मी गणपति जी वाली जो बात है अरविंद केजरीवाल ने कही वो आ जाएगी। आप अगर हिंदुत्व के मुद्दे पे ले जाएंगे तो बात वही आ जाएगी कि मुस्लिम लड़कों ने जिस तरीके से मोरबी की दुर्घटना में जाके लाशें निकाली, लोगों को बचाया। आप अगर विकास और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो चर्चा ये हो जाती है कि घड़ी वाले को आपने पुल मैनेज करने के लिए दे दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड वैल्यू वाले लीडर है, उसकी एक ब्रांड इमेज है। तो आज भी देखिए, बात कहीं भूपेंद्र पटेल की या विजय रूपाणी जी की या फिर आनंदीबेन पटेल की नहीं आ रही है, बात एक ही आ रही है, हम मोदी को वोट दें। तो वो जो है मोदी के ऊपर ही वोट की बात आ रही है। अब खाली कुर्सियों का जो खेल है, खाली कुर्सियां क्यों है, वो भी बीजेपी अभी मतलब उसके ऊपर भी चिंतन कर रहा है। हालांकि पिछली कुछ सभाएं जो हुई वो खचाखच रही है। वलसाड की सभा एकदम भरपूर रही, उसका रोड शो भी भरपूर रहा, बाकी की कुछ सभा वो भी बराबर रही है। तो अभी कुछ खाली कुर्सियों का मामला मुझे लगता है सुलझ गया है बीजेपी में, और इसीलिए आज से अमित भाई ने जो मतलब एक कॉम्युनल टर्म जिस तरीके से खेला कि 2002 में इन लोगों को सबक सिखाया गया, तो बाद में उन लोगों ने अभी तक 20 साल हो गए किसी ने अपना सर खड़ा नहीं किया है। तो मुझे लगता है अभी वो जो फ्लेवर ऑफ द सीजन जिसको बोलते हैं वो शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में, जहाँ पे आप शायद कम्युनली पोलराइज ना कर सके, लेकिन मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात जी मध्य गुजरात की बात करेंगे। अभी आज सौराष्ट्र और कच्छ की बात कर लेते हैं। जगदीश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, बात सौराष्ट्र और कच्छ की जैसे हिमांशु जी ने भी की, 1 तारीख को चुनाव होना, यानी 5 दिन बचे हैं। पिछली बार सौराष्ट्र ने निराश किया था भारतीय जनता पार्टी को, क्या इस बार सौराष्ट्र में भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? विजय जी, इतना भरपाई नहीं कर पाएगी जितनी कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं हैं। पिछली बार अमरेली, जूनागढ़, मोरबी, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ की 12 से 15 बैठक जो भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई थी, वो पाटीदार अनामत आंदोलन की इफेक्ट के हिसाब से गंवाई थी। इस बार क्या है, पाटीदार आंदोलन की इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इस बार भारतीय जनता पार्टी को सौराष्ट्र में और गुजरात में भी जो होने को जा रही है, वो है भीतरी असंतोष। पक्ष के भीतर में ही असंतोष इतना है कि पूछो नहीं। सबको जो दावेदार थे, जिनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट नहीं मिली। और जो समाज, जैसे कि हम द्वारका की भी अभी बात कर रहे थे, सतवारा समाज है, आहिर समाज है, ये सब लोगों में भी ऐसा था कि हमारा कोई न कोई उम्मीदवार आना चाहिए था, जिसको टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या किया, सभी, जैसे कि राजकोट, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, राजकोट में भी 4 बैठक है तो 4 नए उम्मीदवार है, पहले जो थे उनको बदल दिया गया। ठीक उसी प्रकार सौराष्ट्र में भी ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो चेंज कर दिए गए। तो हुआ यूं कि जो अपेक्षित थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि हम दावेदार हैं, वो सभी लोगों में भारे असंतोष है। वो असंतोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में खड़ी कर सकती है। वैसे पहले कहा जाता था कि सौराष्ट्र और गुजरात में इस बार ये ट्रायंगल है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी, जैसे मैंने कहा, सौराष्ट्र में तो वो शांत हो गई, खत्म हो गई, समझ लीजिए, उसका कोई इफेक्ट इतना नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रायंगल है बाजार में। ट्रायंगल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट लोग।
इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम ऐसा है कि भारतीय जनता अच्छा, पार्टी ये सब नया ट्रायंगल की डेफिनेशन जगदीश मेहता जी ने बताई है कि ट्रायंगल तो है आम आदमी पार्टी की बजाय भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रेबल्स हैं यानी बागी उम्मीदवार और बागी नेता हैं वो कितना असर डालते हैं, ये सब भी चर्चा करते रहेंगे। अभी 1 तारीख को मतदान होना है। आपका सबसे ज़रूरी काम है कि आप वोट डालिए, समझिए, सीखिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए और वोट डालिए, और हम लगातार कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। कल हम बात करेंगे पोरबंदर की, अर्जुन मोढवाडिया साहब भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिए कल रात को 8 बजे फिर मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मेहुल जी, हिमांशु जी और जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें, आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।